कभी कभी ना एक छोटा सा वाक्य हमारे सोचने का पूरा तरीका ही बदल सकता है। आज हम एक ऐसे ही विचार की गहराई में उतरने वाले हैं। चलिए देखते हैं कि ये सफर हमें कहाँ ले जाता है। तो ये है वो लाइन, सिस्टम लुक भी डिफाइन करता है। अब सुनने में ये थोड़ा अजीब सा लग सकता है ना? लेकिन यकीन मानिए, इसके अंदर एक बहुत गहरी सच्चाई छिपी हुई है। और ये सिर्फ डिजाइन या टेक्नोलॉजी की बात नहीं है, ये तो हमारे आसपास की दुनिया को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया है। तो सवाल सीधा सा है, भाई इसका असली मतलब है क्या? मतलब कैसे नियमों और लॉजिक पर बना एक सिस्टम किसी चीज के लुक को, मतलब उसकी खूबसूरती को तय कर सकता है? आइए इस पहेली को मिलकर सुलझाते हैं। इस वाकये के दिल तक पहुंचने के लिए ना हमें चीजों को बस ऊपर से नहीं देखना होगा, हमें थोड़ा और गहरा जाना होगा। उस छिपे हुए नियम को समझना होगा जो हर चीज को आकार देता है, भले ही हम उसे अपनी आंखों से देख ना पाएं। इस आइडिया को क्रैक करने की चाबी बस 2 शब्दों में छिपी है, सिस्टम और लुक। जैसे ही हम इन दोनों को ठीक से समझ लेंगे, पूरी तस्वीर अपने आप साफ हो जाएगी। तो सिस्टम क्या है? देखिए, ये कोई मशीन या कंप्यूटर नहीं है, बल्कि यूं समझिए कि ये एक अदृश्य ढांचा है, नियमों का एक सेट, वो सिद्धांत जो ये तय करते हैं कि किसी दायरे के अंदर क्या मुमकिन है और क्या नहीं। और लुक वो है जो हम देखते हैं, जो हम महसूस करते हैं। ये बाहरी रूप रंग है, किसी चीज का कैरेक्टर, उसकी फील। असल में ये उसी अदृश्य सिस्टम का नतीजा है जो पर्दे के पीछे काम कर रहा होता है। यहाँ देखिए, ये फर्क कितना साफ नजर आ रहा है। एक तरफ है सिस्टम, जैसे कि भाषा का व्याकरण या घर का ब्लूप्रिंट या फिर सॉफ्टवेयर का कोड, और दूसरी तरफ है उसका नतीजा यानी लुक, जैसे कोई खूबसूरत कविता, एक शानदार इमारत या एक आसान सा यूजर इंटरफेस। सिस्टम नींव है तो लुक वो है जो उस नींव पर खड़ा होता है। चलिए अब इस थ्योरी से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये चीज असल दुनिया में काम कैसे करती है। हम देखेंगे कि कैसे सख्त लॉजिक और नियम कुछ बहुत ही कमाल की खूबसूरत चीजों को जन्म दे सकते हैं। हमारा पहला और सबसे क्लासिक उदाहरण है शतरंज। शतरंज का सिस्टम क्या है? बहुत सिंपल, इसके नियम। हर मोहरे की अपनी एक तय चाल है, अपनी सीमाएं हैं। ये अपने आप में एक बंद और परफेक्ट सिस्टम है। लेकिन जब 2 माहिर खिलाड़ी इन्हीं सख्त नियमों के अंदर खेलते हैं तो एक जादू होता है। खेल अचानक एलिगेंट या कह सकते हैं सुरुचिपूर्ण लगने लगता है। उसका लुक क्रिएटिव और सुंदर बन जाता है, और ये सब कुछ उन्हीं तय नियमों के दायरे में ही हो रहा होता है। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि खेल की वो खूबसूरती नियमों के बावजूद नहीं है, बल्कि उन्हीं नियमों की वजह से है। उस सिस्टम ने ही उस एलिगेंट लुक को जन्म दिया है। अच्छा, अब एक जरा मॉडर्न दुनिया का उदाहरण लेते हैं। एक सॉफ्टवेयर का डिजाइन सिस्टम, ये भी नियमों का एक सेट ही है जो ये बताता है कि ऐप में कौन से रंग यूज होंगे, फॉन्ट का साइज क्या होगा, बटन्स कैसे दिखेंगे। और इसका नतीजा क्या होता है? एक ऐसा यूजर इंटरफेस जो देखने में बिल्कुल साफ सुथरा है और इस्तेमाल करने में मक्खन जैसा आसान। उसका लुक इतना जुड़ा हुआ, इतना अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि हर चीज अपनी सही जगह पर सही तरीके से है। और यहाँ भी हम बिल्कुल वही पैटर्न देखते हैं। सिस्टम की जो बंदिशें हैं वही एक खास तरह का लुक बना रही हैं। नियम यहाँ क्रिएटिविटी को रोक नहीं रहे, बल्कि उसे एक दिशा दे रहे हैं जिससे एक सुंदर नतीजा सामने आ रहा है। तो इन सब बातों का मतलब क्या निकलता है? ये कहानी सिर्फ शतरंज या सॉफ्टवेयर की नहीं है। नहीं, ये एक यूनिवर्सल सच है जो हमें अपने चारों तरफ देखने को मिलता है। और यही इस पूरी बातचीत का सार है कि खूबसूरती या लुक कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे ऊपर से सजा दिया या चिपका दिया जाता है। नहीं, ये अंदर के सिस्टम से अपने आप बाहर निकलती है, व्यक्त होती है। अगर सिस्टम आत्मा है तो लुक उसका शरीर है। और एक बार जब हम इस नजरिए से, इस चश्मे से दुनिया को देखना शुरू करते हैं ना, तो ये हमें हर जगह दिखाई देता है। प्रकृति में, समाज में, कला में, हर जगह एक छिपा हुआ सिस्टम है जो उसके बाहरी लुक को बना रहा है, उसे आकार दे रहा है। तो मैं इस बातचीत को एक सवाल के साथ खत्म करना चाहूंगा। हमारे चारों ओर जो दुनिया है, उसका जो लुक है, हमारे शहरों का डिजाइन, हमारे समाज का बर्ताव, यहाँ तक कि प्रकृति की सुंदरता, उस लुक को कौन सा अदृश्य सिस्टम तय कर रहा है? जरा सोचिएगा इस पर। बड़े बड़े सॉफ्टवेयर और एप्स, ये सब इतनी स्मूथली एक साथ कैसे काम करते हैं, कभी सोचा है? इन सब के पीछे है एक कमाल का कॉन्सेप्ट जिसे कहते हैं वर्कफ्लो ऑर्केस्ट्रेशन। चलिए आज इसी को आसान भाषा में समझते हैं।
तो चलिए इस पूरे सिस्टम को समझने की शुरुआत करते हैं इसके सबसे बेसिक आइडिया से। वर्कफ्लो आखिर है क्या? 1 मिनट के लिए सोचिए, जैसे कोई मॉडर्न कार की फैक्ट्री हो। वर्कफ्लो मतलब वो सारे अलग अलग काम जो एक के बाद एक होते हैं। दरवाज़ा लगाना, इंजन फिट करना, पेंट करना। और ऑर्केस्ट्रेशन, वो है फैक्ट्री का सुपरवाइजर जो ये पक्का करता है कि हर काम सही समय पर सही तरीके से हो। यानी बहुत सारे ऑटोमेटेड कामों की एक पूरी सीरीज को ठीक से संभालना। अब देखिए, जब तक काम कम है सब कुछ बड़ा आसान लगता है, पर असली प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब ये फैक्ट्री हजारों काम एक साथ कर रही हो। तब एक असली चुनौती सामने आती है। आज के डिजिटल दुनिया में असल में कोई भी काम अकेला नहीं होता। ये सब ना एक दूसरे से जुड़ी हुई चेन की कड़ियों की तरह हैं। हर काम किसी ना किसी दूसरे काम से जुड़ा हुआ है। अब इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए केक बनाना है। जाहिर है अंडे फोड़ने से पहले आटा तो नहीं गूंथ सकते ना। एक काम दूसरे पर निर्भर है, इसी को कहते हैं डिपेंडेंसी। अब जरा सोचिए, जब सैकड़ों काम ऐसे ही एक दूसरे पर टिके हों तो कितनी जल्दी ये एक उलझा हुआ जाल बन सकता है, मतलब भयंकर कॉम्प्लेक्सिटी। और अगर इस पूरे जाल को संभालने वाला कोई सेंट्रल कंट्रोल ना हो तो क्या होगा? केओस। एक छोटी सी गलती और पूरा सिस्टम एक एक करके ढह जाएगा, बिल्कुल डोमिनो की तरह। सब कुछ बिखर सकता है। तो सवाल सीधा सा है, इस बढ़ती हुई कॉम्प्लेक्सिटी को, इस केओस को आखिर कंट्रोल कैसे किया जाए? कैसे पक्का करें कि सब कुछ प्लान के हिसाब से चले? और बस इसी सवाल का जवाब है एयरफ्लो। इस बड़ी चुनौती का एक बहुत ही सरल लेकिन उतना ही पावरफुल जवाब। तो एयरफ्लो करता क्या है? इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में है, मैनेज। हाँ, सुनने में ये बहुत सिंपल लगता है, लेकिन यकीन मानिए इसकी सारी ताकत इसी एक शब्द में छुपी है। जी हाँ, इसका जो सबसे फंडामेंटल, सबसे जरूरी काम है वो है मैनेजमेंट। बस यही वो चाबी है जो वर्कफ्लो की हर मुश्किल का ताला खोल देती है। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि एयरफ्लो मैनेज करता है, पर इसका असल में मतलब क्या है? क्या क्या आता है इस मैनेजमेंट के अंदर? देखिए, इसका मतलब 4 बहुत जरूरी चीजें हैं। पहला, कामों में एक ऑर्डर बनाना, मतलब कौन सा काम कब होगा। दूसरा, उन सभी कामों को आपस में कोऑर्डिनेट करना ताकि सब मिलकर काम करें। तीसरा, जो सबसे जरूरी है, उन सारी डिपेंडेंसीज को संभालना। और चौथा, आखिर में यह पक्का करना कि हर काम शुरू से लेकर आखिर तक सक्सेसफुली पूरा हो। तो चलिए अब इस पूरी बात को समेटते हैं। सबसे बड़ी सीख क्या है? आखिर ये सब इतना जरूरी क्यों है? वर्कफ्लो ऑर्केस्ट्रेशन का जो असली मकसद है ना, वो है उस केओस को, उस उलझन को कंट्रोल में लाना। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी तूफान को एक शांत नदी में बदल देना, जहां हर चीज अपने तय रास्ते पर सही रफ्तार से आगे बढ़ रही है। और एयरफ्लो का कोर रोल, उसका सबसे जरूरी काम यही कंट्रोल देना है। कैसे? अपने मैनेजमेंट के जरिए। और यही वो चीज है जो इसे वर्कफ्लो ऑर्केस्ट्रेशन का एक मास्टर टूल बनाती है। तो आखिर में एक सवाल पे सोचते हैं, जब हमारे ये कॉम्प्लेक्स डिजिटल सिस्टम्स खुद को मैनेज करने में इतने स्मार्ट हो जाएंगे, तो हम इंसानों के लिए, हमारी क्रिएटिविटी के लिए कौन सी नई संभावनाओं के दरवाजे खुलेंगे? कभी कभी ना, जो बातें सबसे सीधी लगती हैं उन्हीं में सबसे गहरे राज छिपे होते हैं। आज हम एक सोर्स, जिसका टाइटल है भौतिक जगत का संरक्षक, उसमें से सिर्फ 3 शब्द उठाएंगे और देखेंगे कि उनके अंदर क्या क्या छिपा है। तो चलिए शुरू करते हैं। फिजिकल प्रोटेक्शन देता है। बस ये 3 शब्द सुनने में तो मतलब बहुत ही सिंपल लगता है ना, पर क्या ये सच में इतना ही सीधा है? हम देखेंगे कि इन 3 छोटे छोटे शब्दों के पीछे ना सोच की एक पूरी दुनिया, एक पूरा ब्रह्मांड बसा हुआ है। तो हाँ, कहने को तो ये एक बड़ा ही साधारण सा स्टेटमेंट है, पर इसका असली मतलब क्या है? असल में ये सिर्फ एक फैक्ट नहीं है, ये एक बुनियाद है। चलिए इसको ना एक एक करके तोड़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले इस लाइन के पहले हिस्से को पकड़ते हैं, फिजिकल प्रोटेक्शन, मतलब भौतिक सुरक्षा। जब हम ये कहते हैं तो हमारा मतलब क्या होता है? किस चीज की बात हो रही है यहाँ? जब कोई फिजिकल प्रोटेक्शन या भौतिक सुरक्षा सुनता है तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? क्या वही पत्थर की मोटी मोटी दीवारें, लोहे की ढालें, या फिर ये आइडिया इससे कहीं ज्यादा बड़ा, कहीं ज्यादा गहरा है? हो सकता है ये किसी मजबूत किले जैसा हो,
है ना? एक बहुत बड़ी टिकी हुई बनावट जो बाहर से आने वाले हर हमले को रोक ले और अंदर जो कुछ भी है उसे महफूज रखे। प्रोटेक्शन को लेकर ये हमारी सबसे पहली, सबसे बेसिक समझ होती है। पर एक मिनट, क्या प्रोटेक्शन हमेशा बाहर से ही आती है? क्या ये किसी वैक्सीन की तरह नहीं हो सकती? मतलब एक अंदरूनी एक्टिव डिफेंस जो हमें अंदर से ही इतना मजबूत बना दे कि खतरा आने से पहले ही हम उससे निपटने के लिए तैयार हों? और फिर सोचिए, एक और लेवल है इसका। क्या प्रोटेक्शन किसी कानून की तरह हो सकती है? अब कानून कोई फिजिकल चीज तो है नहीं, उसे छुआ नहीं जा सकता, लेकिन ये नियमों का, एक स्ट्रक्चर का ऐसा ढांचा है जो पूरे समाज को बिखरने से बचाता है। है तो एब्स्ट्रैक्ट, पर है बहुत ताकतवर। तो बात साफ है, फिजिकल प्रोटेक्शन कोई एक चीज नहीं है, इसके कई चेहरे हैं, कई रूप हैं। ये दीवारों और शेल्टर्स की तरह स्ट्रक्चरल हो सकती है, हमारी अपनी इम्यूनिटी की तरह बायोलॉजिकल हो सकती है, कानून नियमों की तरह सोसाइटल हो सकती है, और हाँ, आज के ज़माने में तो ये फायरवॉल की तरह डिजिटल भी है। मतलब ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स, मल्टी लेयर्ड आइडिया है। और यहीं से एक बहुत ज़रूरी सवाल उठता है, क्या प्रोटेक्शन सिर्फ एक ढाल है जिसका काम बस खतरों को रोकना है, या फिर ये एक नींव है, एक फाउंडेशन जिस पर नई चीजें बन सकती हैं, ग्रो कर सकती हैं? ये जो फर्क है ना शील्ड और फाउंडेशन का, यही सब कुछ बदल देता है। अच्छा, तो अब तक हमने फिजिकल प्रोटेक्शन को समझा। अब उस लाइन के दूसरे हिस्से पर चलते हैं, देता है। सवाल ये है कि प्रोटेक्शन असल में देती क्या है? देखिए, जब हम कहते हैं कि प्रोटेक्शन कुछ देती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हाथ में कोई चीज थमा दी। नहीं, ये कुछ ऐसा है जैसे किसी बाग को उपजाऊ जमीन देना। ये सिर्फ बीज नहीं देती, बल्कि वो माहौल बनाती है जिसमें कुछ भी फल फूल सकता है। ये एक क्रिएटिव प्रोसेस है जो चीजों को होने देती है। और इससे ना एक जबरदस्त चेन रिएक्शन शुरू होता है। देखिए, फिजिकल प्रोटेक्शन से आती है सेफ्टी, यानी सुरक्षा की भावना। जब सेफ्टी होती है तो पैदा होता है भरोसा, ट्रस्ट, और जहां भरोसा होता है ना, वहीं ग्रोथ और तरक्की के दरवाजे खुलते हैं। दुनिया की हर बड़ी चीज की शुरुआत इसी पहले कदम से होती है। तो फिर प्रोटेक्शन का असली गिफ्ट क्या है? ये सिर्फ नुकसान से बचना नहीं है, ये तो आजादी है, बिना डरे जीने की आजादी। ये एक मौका है कुछ नया करने का, कुछ बनाने का। ये वो कॉन्फिडेंस है जिससे हम रिस्क ले पाते हैं, अपने सपनों के पीछे जा पाते हैं। ठीक है, तो हमने प्रोटेक्शन को समझा और देता है कि मतलब को भी। अब जरा बड़े पिक्चर को देखते हैं, उस पूरे कॉन्टेक्स्ट को जो सोर्स के टाइटल से मिलता है, भौतिक जगत का संरक्षक। तो ये भौतिक जगत, ये फिजिकल रेल्म आखिर है क्या, जिसे एक गार्डियन की, एक संरक्षक की जरूरत है? क्या ये सिर्फ हमारे घर हैं, हमारी सड़कें हैं, या ये उससे कहीं कहीं ज्यादा बड़ा है? इसकी हदें कहाँ तक हैं? असल में ये दुनिया हमारे अंदर से ही शुरू होती है, हमारे अपने जिस्म से, फिर ये बाहर की तरफ फैलती है, हमारे घर, हमारी कम्युनिटी तक, और फिर ये और बड़ी होकर हमारे पूरे प्लैनेट को, हमारे पर्यावरण को, हमारे इकोसिस्टम को अपने अंदर समेट लेती है। मतलब पर्सनल लेवल से शुरू होकर ग्लोबल लेवल तक जाती है ये बात। और जैसे जैसे हमारी ये दुनिया बड़ी होती गई, वैसे वैसे प्रोटेक्शन के हमारे तरीके भी बदलते गए, इवॉल्व हुए हैं। शुरुआत हुई गुफाओं की दीवारों से, फिर हमने शहरों के चारों तरफ दीवारें खड़ी की, इंडस्ट्रियल एज में पब्लिक हेल्थ सिस्टम बनाए, आज हम ग्लोबल ट्रीटीज पर निर्भर हैं, और आने वाले काल में क्या पता हम पूरे के पूरे ग्रहों की रक्षा के बारे में सोच रहे होंगे। तो चलिए अब इन सारे आइडियाज को एक साथ जोड़ते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि प्रोटेक्शन की असली कीमत, उसकी अल्टीमेट वैल्यू क्या है। तो हमारी ये जो पूरी पड़ताल है, ये हमें कहाँ लेकर आई है? हमने ये देखा कि प्रोटेक्शन सिर्फ एक ढाल नहीं, बल्कि एक बुनियाद है। देना सिर्फ एक ट्रांजैक्शन नहीं, बल्कि किसी चीज को मुमकिन बनाना है। और ये जगत या रेल्म कोई जगह नहीं, बल्कि एक पूरा सिस्टम है। ये सोचने का एक बिल्कुल ही अलग नजरिया है। और इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि फिजिकल प्रोटेक्शन बस कोई एक और जरूरत नहीं है हमारी। नहीं, ये तो वो पहली ईंट है, वो बुनियाद है जिस पर बाकी सब कुछ खड़ा होता है। ये पहली और सबसे जरूरी चीज है, नंबर 1। तो जो सबसे अहम बात है वो ये है, प्रोटेक्शन सिर्फ एक शील्ड नहीं है, ये हर उस चीज की नींव है जो हम बनाते हैं, चाहे वो एक परिवार हो, एक समाज हो, या फिर पूरी की पूरी सभ्यता। और ये पूरी बातचीत हमें एक आखिरी सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल पर लाकर छोड़ देती है।
आज की इस तेजी से बदलती दुनिया में प्रोटेक्शन का वो कौन सा रूप है जिसे नजरअंदाज करने का खतरा हम मोल नहीं ले सकते? सोचिएगा इस पर। कभी सोचा है कि सिर्फ एक लाइन, एक छोटा सा वाक्य किसी टेक्नोलॉजी के पूरे डिजाइन का राज खोल सकता है? आज हम ठीक यही करने वाले हैं। हम सिर्फ एक वाक्य से एक बहुत गहरे आर्किटेक्चरल सिद्धांत को समझेंगे जिसे कहते हैं कंटेनमेंट का सिद्धांत। तो ये है वो वाक्य, सभी इंटरनल हार्डवेयर इसमें फिट होते हैं। बस इतना सा। सुनने में तो बड़ा सीधा साधा लगता है ना? लेकिन यही हमारी आज की पड़ताल का सेंटर पॉइंट है और हम सब मिलकर इसे सुलझाने वाले हैं। तो चलो इसी वाक्य को जरा चीड़-फाड़ कर देखते हैं। इसकी एक एक परत हटाते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर सिस्टम डिजाइन का कौन सा बड़ा कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। देखो, इस एक छोटे से बयान में ना 3 बड़े-बड़े आइडियाज छिपे हैं। चलो एक एक करके इनको पकड़ते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले शब्द से, सभी। अब इस एक शब्द का मतलब एक टेक्निकल दुनिया में आखिर होता क्या है? यहां सभी का मतलब सिर्फ गिनती नहीं है कि 1 2 3 नहीं। ये एक डिजाइन की फिलॉसफी है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि एक ऐसी चीज बनाई जाए जो अपने आप में पूरी हो, सेल्फ सफिशिएंट हो, जिसे काम करने के लिए बाहर से किसी और चीज की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है, तो सभी का मतलब समझ आ गया। अब आगे बढ़ते हैं पहेली के दूसरे हिस्से पर, अंदरूनी हार्डवेयर। देखते हैं ये कहानी को किस मोड़ पर ले जाता है। और यहां एक बहुत मजेदार बात है। ध्यान दो कि यहां किसी खास पुर्जे जैसे कि प्रोसेसर या मेमोरी का नाम नहीं लिया गया। नहीं, बात हो रही है सभी हार्डवेयर की, एक पूरे ग्रुप की तरह। और यही तो इस डिजाइन का असली कमाल है। अलग अलग टुकड़ों को नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम को एक यूनिट की तरह देखना। तो सवाल ये उठता है कि ये सब कुछ आखिर फिट कहाँ होता है? यही हमें इस वाक्य के सबसे जरूरी हिस्से की तरफ ले जाता है। तो अब हम दोनों आइडियाज को एक साथ लाते हैं, सभी और अंदरूनी हार्डवेयर। और जब ये दोनों मिलते हैं ना, तो जो चीज बनती है उसे कहते हैं एक इंटीग्रेटेड सिस्टम। मतलब एक ऐसा सिस्टम जहां हर एक हिस्सा दूसरे के साथ मिलकर काम करने के लिए ही बना है। ये स्लाइड इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझाती है। एक तरफ हैं अलग अलग हिस्से बिखरे हुए, और दूसरी तरफ है एक इंटीग्रेटेड सिस्टम जहां सब कुछ एक साथ है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक तरफ ईंट, सीमेंट, सरिया अलग अलग पड़े हों और दूसरी तरफ उनसे बना एक पूरा घर खड़ा हो। ये वाक्य हमें उसी बिखराव से एक मुकम्मल सिस्टम तक के सफर के बारे में बता रहा है। तो देखो, ये पूरा प्रोसेस कितना लॉजिकल है। सबसे पहले ये पक्का किया जाता है कि सभी जरूरी हिस्से मौजूद हैं। इसे कहते हैं कंप्लीटनेस। फिर उन सारे हिस्सों को एक ग्रुप माना जाता है और आखिर में उस पूरे के पूरे ग्रुप को एक ही जगह में फिट कर दिया जाता है, यानी कंटेनमेंट। और नतीजा एक यूनिफाइड सेल्फ सफिशिएंट सिस्टम। और हां, ये कोई थ्योरी की बात नहीं है, ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में है। जो स्मार्टफोन हम इस्तेमाल करते हैं वो इसी पर बना है। बड़े बड़े डेटा सेंटर जो पूरी दुनिया का इंटरनेट चलाते हैं वो भी इसी सिद्धांत पर टिके हैं। यही वो प्रिंसिपल है जो टेक्नोलॉजी को इतना एफिशिएंट, भरोसेमंद और हां, आसान बनाता है। अच्छा, इस सिद्धांत की असली कीमत समझनी है ना, तो सोचो कि अगर दुनिया इसके बिना चलती तो कैसी होती। जरा सोचो, अगर हमारा फोन 100 अलग अलग टुकड़ों में आता और हमें उसे खुद जोड़ना पड़ता, या हमारी कार एक किट की तरह मिलती। यही वो सिद्धांत है जो टेक्नोलॉजी को उलझे हुए तारों के गुच्छे से निकालकर एक शानदार काम करने वाले डिवाइस में बदलता है। कभी सोचा है कि कंप्यूटर के उस बड़े से डिब्बे को कैबिनेट क्यों बुलाया जाता है? मतलब कैबिनेट तो फर्नीचर होता है ना? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। तो आज द कैबिनेट फाउंडेशंस ऑफ कंप्यूटर हाउसिंग, इस सोर्स के आधार पर हम इसी दिलचस्प सवाल की तह तक जाएंगे। तो सवाल बिल्कुल सीधा है, हम कंप्यूटर केस को कैबिनेट क्यों कहते हैं? ये नाम टेक्नोलॉजी के इतने जरूरी हिस्से के लिए कुछ ज्यादा ही पुराना नहीं लगता? चलिए इस छोटी सी पहेली को सुलझाते हैं। देखिए, हमारे सोर्स की जो सबसे अहम लाइन है वो यही है, कंप्यूटर केस को कैबिनेट कहते हैं। सुनने में ये बहुत आम सी बात लगती है, लेकिन यकीन मानिए हमारे सवाल का सारा जवाब इसी एक लाइन में छिपा है। तो इस गुत्थी को सुलझाने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम इन दोनों शब्दों को जरा तोड़कर देखें। पहला है कंप्यूटर केस और दूसरा है कैबिनेट। इनके मतलब में ही इनका पूरा रिश्ता छिपा हुआ है। तो पहले बात करते हैं कंप्यूटर केस की। आखिर ये है क्या? ये असल में एक कंप्यूटर हाउसिंग है, मतलब एक ऐसा ढांचा
एक ऐसा घर जिसका सीधा साधा काम है कंप्यूटर के अंदर के नाजुक हिस्सों जैसे कि मदरबोर्ड, हार्ड ड्राइव, इन सबको महफूज रखना, एक जगह पर सहेज कर रखना। अच्छा, अब आते हैं शब्द कैबिनेट पर। कैबिनेट क्या होता है? ये फर्नीचर का वो टुकड़ा है जिसे हम जरूरी या कीमती चीजों को सहेजने, उन्हें ऑर्गेनाइज करने और उन्हें सुरक्षित रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सोचिए ना, जैसे घर में दवाइयों की कैबिनेट होती है या कीमती सामान रखने वाली कैबिनेट होती है। तो अब हमारे पास दोनों शब्दों के मतलब साफ हैं, और जैसे ही हम इन दोनों को एक साथ रख कर देखते हैं तो इस नाम के पीछे का जो कनेक्शन है वो बिल्कुल साफ नजर आने लगता है। यहाँ देखिए कनेक्शन कितना जबरदस्त है। एक तरफ है कंप्यूटर केस जो कंप्यूटर के हिस्सों को हाउस करता है, यानी अपने अंदर रखता है, और दूसरी तरफ है कैबिनेट जो कीमती चीजों को हाउस करता है। तो देखा जाए तो दोनों का जो असल काम है वो एक ही तो है, कीमती चीजों को अपने अंदर सुरक्षित रखना। तो सबसे बड़ी बात जो निकल कर आती है वो ये है कि ये नाम बस ऐसे ही नहीं रख दिया गया, ये कोई रैंडम शब्द नहीं है, बल्कि ये नाम अपने आप में ही उस चीज का काम बता रहा है। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक हार्डवेयर के नाम पे खत्म नहीं होती। ये छोटी सी खोज हमें ये भी दिखाती है कि हम टेक्नोलॉजी के बारे में सोचते कैसे हैं। हम अक्सर नई और मुश्किल चीज़ों को समझने के लिए अपनी जानी पहचानी रोज़मर्रा की चीज़ों का ही सहारा लेते हैं। तो जब हम कैबिनेट शब्द इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारे दिमाग में कई बातें डालता है। ये हमें बताता है कि इसका काम सुरक्षा देना है। ये एक एहसास देता है कि अंदर सब कुछ ऑर्गेनाइज तरीके से रखा है। और सबसे ज़रूरी बात ये बताता है कि अंदर जो कुछ भी है वो बहुत कीमती है। असल में ये एक बहुत सोचा समझा रूपक है, एक मेटाफर जो एक जटिल टेक्नोलॉजी को हमारी दुनिया से जोड़ता है। तो आखिर में एक सवाल जो सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, टेक्नोलॉजी की दुनिया में और कौन-कौन से ऐसे नाम हैं जो अपनी कहानी खुद कहते हैं? कभी सोचिएगा, डेस्कटॉप, फायरवॉल या फिर क्लाउड, इन सब नामों के पीछे भी तो कोई ना कोई दिलचस्प कहानी छिपी होगी।